हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ और चीज़ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअल में मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और मेरी खुशी के ना 2 रीज़न्स हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक रीज़न तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, तो नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट रीज़न है कि आज मेरे चैनल पे ना 1K सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे लाइक करने वालों के लिए, कमेंट करने वालों के साथ साथ उन सभी लोगों को भी जो हर रोज़ मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। आप लोगों का भी बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप लोग भी एक अलग तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ और मैं अपने पूरे दिल से आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने एक छोटी सी फैमिली को इतना बड़ा बना दिया। 1000 लोग कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैं। सो अगेन हार्डली अ वेरी 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 बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल लाइकर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स एंड ऑल व्यूअर्स ऑल्सो। आप लोग भी ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उस मोटिवेशन के लिए और अपने सपोर्ट के लिए। इसके साथ साथ सेकंड रीज़न है कि मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी थी ना, वो अचानक से मेरे पास एक मेल आता है जिसके थ्रू मुझे ये पता चलता है कि मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है ना, वो सस्पेंड होने वाली है। यार मैं पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रही थी उसको रिस्टोर करने की, उसको रिकवर करने की, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी। और ऐसा मुझे बहुत जगहों पे दिख भी रहा था कि मेरी आईडी ना ऑनलाइन शो भी कर रही है, लेकिन मेरे फ़ोन में वो चल ही नहीं रही थी। बार बार वो रीअपलोड के लिए बोल रहा था, रीट्राई के लिए बोल रहा था, और बार बार ना उसका रिफ़्रेश मोड हो ही नहीं रहा था, रिफ्रेश उसमें हो ही नहीं रहा था। वो बार बार पता नहीं क्यों सस्पेंड के लिए ही मुझे नोटिफिकेशन आ रहे थे, लेकिन फाइनली 1 घंटे पहले ही वो रिकवर हो चुकी है, वो रिस्टोर हो चुकी है। तो मुझे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एटलीस्ट मेरी आईडी सेफ़ है। और इसके अलावा ये कोई मतलब खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स जो आज आए हैं ना, तो मैंने सिर्फ एक पूछा था कि मैं वांग जी को विंग के थ्रू माफ़ कर दूं या ऐसे ही चलते रहने दूं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा है कि शायद मैं इस एफएफ को यहीं पे छोड़ने की बात कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं एफएफ को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली हूँ, ना ही इसको और ना ही इन फ्यूचर किसी और को। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप लोग जो है ना सैडनेस को ज़्यादा बेयर नहीं कर पाते हैं और आप लोग ना एक अलग ही कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने इसलिए पहले पूछना से समझा कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ या यहीं पे स्टॉप कर दूँ, क्योंकि आगे आने वाली जो स्टोरी है ना, उसमें वांग जी को भी बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है विंग के एंड से, या ये कहो कि उसके डेस्टिनी के एंड से। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा था और इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था। तो चलिए, मुझे लगता है मैंने सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। और अगेन आप लोगों का बहुत 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 बड़ा वाला धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और अपना इतना प्यार मुझ पे दिखाया। और इतने सारे कमेंट्स भी आजकल आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, कमेंट्स के थ्रू भी आप लोग मुझे अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, लोग आज मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देने वाले हैं। तो चलिए, इस बातों को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने वैसे ही विंग के कैबिन में चॉकलेट्स और फ्लावर्स और स्नैक्स रखे थे, जैसे कि वो लगभग 1 साल पहले रखता था। लेकिन विंग जब केबिन के अंदर एंटर करता है तो वो उठा के उन सभी चीज़ों को डायरेक्टली डस्टबिन में डाल देता है और अपने रिस्ट पे परफ्यूम लगाते हुए उसको स्मेल किया। और इसी के साथ वांग जी का कंफ्यूजन भी वो क्लियर कर चुका था। अब वांग जी, जो कि पीछे काउच पे बैठा हुआ था, वो ये जान के बड़ा ही सैड फील करने लगता है कि विंग को अब ये चीज़ें पसंद नहीं, और वो अपने सीट से उठते हुए विंग के पास आने की कोशिश करता है। और वो चलते हुए क्वेश्चन भी कर रहा था, क्या सच में तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है विंग? विंग बोलता है, हाँ, नहीं पसंद, और सच बताऊं तो ये चीज़ें अगर तुम्हारे एंड से होना तो मुझे इससे नफरत है। इस सेंटेंस ने वांग जी को सर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से हिला दिया था। ऐसा लग रहा था वांग जी को जैसे न जाने कितने ही ज़्यादा खंजरों से उस पर वार किया गया हो। उसके दिल को मानो किसी ने
चाकू से कुरेद कुरेद के बाहर निकालने की कोशिश की हो। गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और बेयर कर लीजिएगा सिर्फ आज के दिन के लिए। मैं कल से पूरा ध्यान दूंगी कि मैं कोई गलती ना करूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी पर दोबारा चलते हैं। वांग जी इससे आगे कुछ कहता, विंग उससे डायरेक्टली बोल देता है, मुझे लगता है अब तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो अपने केबिन में जाओ और काम स्टार्ट करो। हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं लगभग 6 महीने के बाद ऑफिस आया हूँ, तो तुम्हारे पास हो ना हो, लेकिन मेरे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है। इस 6 महीने में मेरी स्टाफ पूरा का पूरा पता नहीं किस हाल में चले गया होगा, तो मुझे उन्हें भी देखना है और अपने काम को भी दोबारा से स्टार्ट करना है। विंग एग्जिट डोर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी के प्रेजेंस में मैं काम कर पाऊंगा, सो प्लीज़। इतना कह के वो आगे कुछ नहीं कहता और वांग जी को अपनी आंखों से ही इशारा करता है कि प्लीज़ इस केबिन को छोड़ के बाहर चले जाओ। वांग जी आगे कुछ कहता उससे पहले ही विंग फिर से बोलता है, क्या तुम्हें फिर से समझाने की ज़रूरत है कि मैंने क्या कहा तुमसे? वांग जी उससे फिर भी पूरी हिम्मत करके बोलता है कि क्या मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना बड़ा बर्डन हो चुका हूँ कि तुम मुझे 5 मिनट के लिए भी सहन नहीं कर पा रहे हो? विंग बोलता है, 5 मिनट? मैं तो तुम्हें 5 सेकंड के लिए अपने पास नहीं चाहता, तो तुम्हें 5 मिनट मेरे आसपास रहने की परमिशन किसने दे दी लानवांग जी? ऐसा कहते हुए विंग उसे लास्ट बार पॉइंट आउट करता है उसके एग्जिट डोर की तरफ कि यहाँ से बाहर चले जाओ। वांग जी अब उसकी बात को मानने वालों में से तो नहीं था। वांग जी फिर से बोलता है, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुमसे बात करने आया हूँ, तो मैं तुमसे बात करूँगा। तुम मुझे पिछले 6 महीने से इग्नोर कर रहे हो विंग। 6 महीने क्या कम है ये कि मैं तुम्हें मना रहा हूँ? विंग बोलता है, 6 महीने? बस 6 महीने? वो एक अजीब सी स्माइल देके बोलता है, अगर तुम ये सब कुछ सारी लाइफ भी करो ना तो भी कम है। तुमने जो किया है ना उसके सामने पूरी लाइफ टाइम भी तुम इतनी कोशिशें करते ही रहो ना लानवांग जी, तो भी कम है, क्योंकि तुमने जो किया है ना वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि अपने ये जितनी भी कोशिशें तुम कर रहे हो ना उन्हें बंद कर दो। मैं आज तो क्या तुम्हें लाइफ टाइम माफ़ नहीं करने वाला। ऐसा कहते हुए विंग मुड़ चुका था, लेकिन मुड़ने से पहले ही वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है और उससे बोलता है, ठीक है ठीक है, तुम माफ़ नहीं करना चाहते ना मुझे, तो कम से कम मुझे परमिशन तो दो कि मैं अपने बच्ची को देख सकूं। वांग जी की आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि इन 6 महीनों में विंग ने उसको ये भी अलाउ नहीं किया था कि वो उसकी बेबी को देखने दे। विंग अपने हाथ को झटके से उससे छुड़ाता है और बोलता है, बेबी? कौन से बेबी? किस बच्ची को देखना चाहते हो तुम? उस बच्ची को जिसके लिए तुमने एक चेक मुझे दिया है, याद है तुम्हें वो चेक? चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा है ना मैं उस दिन उसे वापस करूँगा, तो मैं उसे वापस करूँगा, लेकिन अपने बच्चे को बताने के बाद कि उसके बाप ने मुझे ये क्यों दिया था। क्या बात है ना, आज तुम्हें अपने पिता के अधिकारों का पता चल रहा है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दूँ। तुम्हें आज ये भी महसूस हो रहा है कि तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो। तब कहाँ गया था ये प्यार, जब जिस वक्त तुम्हारे बच्चे को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी? कोई और मुझे उस वक्त सहारा दे रहा था जिस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। कहाँ थे तुम उस वक्त? हाँ, अगर तुमने तब अपने फ़र्ज को नहीं निभाया तो आज अपने अधिकारों के लिए तुम कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसा कहते हुए वो फिर से मुड़ने लगा था, लेकिन वो फिर से वांग जी की तरफ को टर्न होता है और बोलता है, तुम भूले तो नहीं होगे ना कि तुमने उस बच्ची को कैसे इस्तेमाल किया था? तो ठीक है, जिस दिन मेरी बच्ची ये समझने के लायक हो जाएगी कि उसके पिता ने उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया था, उसके लिए सिर्फ एक चेक मुझे दिया था, वो समझने के लायक हो जाएगी और मैं उसे बता दूंगा। अगर उस दिन के बाद वो तुम्हें एक्सेप्ट करती है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हें जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे तुम्हें देख सकती है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, लेकिन तब तक मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम मेरे बच्चे के पास आओ। अगर एक टाइम के बाद वो खुद तुम्हारे पास आना चाहे, हर एक सच्चाई को जानने के बाद, तो वो तुम्हारे पास आ सकती है, लेकिन तब तक के लिए न तुम उसके पास आ सकते हो और ना ही मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और अगर तुमने गलती से भी ये गलती की कि तुमने मेरी बच्ची को मुझसे छीनने की कोशिश की, तो याद रखना लानवांग जी, तुम एक ऐसे विवो जान को देखोगे जिसको देखने के बाद तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। इस सेंटेंस को बोलते वक्त जितना गुस्सा विंग की आंखों में था ना, उतने ही ज़्यादा दुख लानवांग जी की आंखों में था।
अगर विंग की आंखें लाल थी गुस्से की वजह से, तो वांग जी की भी आंखें अब लाल हो चुकी थी रोने की वजह से। उसके आंखों से आंसू गले तक पहुंच चुके थे और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस हाथ को उठाए उन्हें पोंछने के लिए या वो उन्हें बहने दे। फिर से विंग अपने फिंगर को पॉइंट आउट करता है एग्जिट डोर की तरफ और बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। उन दोनों ने अभी भी अपने आई कांटेक्ट को ब्रेक नहीं किया था और वांग जी एक वीक स्माइल देते हुए विंग से बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं अपनी कोशिशें नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी ज़िद्दी बन के दिखाऊंगा तुम्हें, और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम मुझे माफ़ करोगे और एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में भी और हमारे बच्चों की लाइफ में भी। मैं डायरेक्टली कभी भी मेरे बच्चों की लाइफ में नहीं जाऊंगा, तुम खुद मुझे उनकी लाइफ में लेके जाओगे, याद रखना मेरे इन शब्दों को। ऐसा कहते हुए वांग जी अब पूरी तरीके से सैड आइज के साथ बाहर जा चुका था केविन से। विंग अभी भी चुपचाप वहाँ पे खड़ा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो वांग जी के इन एफर्ट्स को देख के उसे माफ़ कर दे, लेकिन उसका दिल उससे ये सब कुछ करने से रोक रहा था। वो बोल रहा था कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, बहुत गलत किया है, तुम्हें उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अब विंग चुपचाप अपनी चेयर पे जाके अपने काम को करना स्टार्ट कर देता है। वो इतना बिजी हो चुका था कि उसने फिर से अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया था, लेकिन कोई था जो उसका अब टाइम टू टाइम ध्यान रखना चाहता था, उसकी हर एक नीड्स को पूरी करना चाहता था। इसलिए टाइम टू टाइम उसकी हर एक नीड्स की चीज़ें उसके लिए भेजना ये उसकी ड्यूटी बन चुकी थी। समय निकलते जा रहा था और वांग जी अभी भी अपनी कोशिशें जारी रख रहा था। दूसरी तरफ विंग था जो कि जिसका नेचर और भी ज़्यादा कोड होते जा रहा था, रोड होते जा रहा था वांग जी की तरफ। मानो वांग जी के एंड से किए गए किसी भी एफर्ट्स को देखने के लिए उसके आंखें उसे अलाउ ही नहीं कर रही थी, उसका दिल मानने के लिए उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था कि वांग जी को उसे माफ़ कर देना चाहिए। वो उस एफर्ट्स को कभी देखना ही नहीं चाहता था जो कि वांग जी कर रहा था, कभी मानना ही नहीं चाहता था जो कुछ भी वांग जी कर रहा था। वेसांग भी टाइम टू टाइम विंग पे पूरा ध्यान दे रहा था। वो भी अपने लव और अपनी केयर को पूरी तरीके से विंग को दिखा रहा था और उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं विंग उसे कभी ना कभी तो एक्सेप्ट जरूर करेगा। इसी के साथ अब विंग बैठा हुआ था अपने केबिन में। लगभग 3 महीने और निकल चुके थे। विंग आज फिर से अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसे आज भी वही सब कुछ देखने को मिला जो कि उसे पहले देखने को मिलता था, और वो फिर से उसी तरीके से उस सारे सामान को उठाकर डस्टबिन में रख देता है जिस तरीके से उसने पहले डाला था। सिर्फ मिसिंग था इन दिनों तो वो था सैंडलवुड का वो स्मेल जो कि उसे तब आया करता था जब वांग जी उस रूम में प्रेजेंट होता था, लेकिन वांग जी उसके आने से पहले ही रूम से बाहर चले जाता था। वो सब वहाँ पे रखने के बाद वो वहाँ पे रुकने की हिम्मत नहीं कर पाता था क्योंकि वो अब उन कड़वी बातों को सुनने के लायक नहीं बचा था जो भी विंग उससे बोलता था। वो अपनी एफर्ट्स ज़रूर करता था, लेकिन साथ ही सिर्फ ये उम्मीद कर रहा था कि कभी ना कभी उनके एफर्ट्स को देखने के बाद विंग के इस फेस पे एक छोटी सी स्माइल आएगी, और बस वो एक स्माइल ही काफ़ी है विंग के दिल में जाने के लिए। वांग जी अपने एफर्ट्स कर रहा था, निये हेसांग भी अपने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, मानो उन दोनों के बीच में तो एक अलग ही कंपटीशन चल रहा हो। लेकिन विंग था जो कि उन दोनों के इन एफर्ट्स को ना देखने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो वेसांग से बात जरूर करता था, लेकिन अभी भी उसका जो लव और केयर था ना उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था, यानी कि उसे वो वापस करने के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। विंग जो कि आज भी अपने केबिन में हर रोज़ की तरह बिजी था अपने काम में, तभी हर रोज़ की तरह वेसांग फिर से उसके केबिन में एंटर करता है और उसके सामने टिफ़िन को रखते हुए बोलता है, चलो लंच कर लेते हैं। हर रोज़ विंग मना कर देता था और बोलता था कि मैं बाद में खा लूँगा, लेकिन आज वेसांग जैसे ठान के आया है कि वो आज विंग के साथ ही खाना खाएगा। इसी के साथ वो विंग से जिद करने लगता है कि मुझे आज तुम्हारे साथ ही लंच करना है, तो चुपचाप खाना खाओ, काम को साइड में रखो, हम इसे बाद में भी कर सकते हैं। विंग उससे फिर से बोलता है, प्लीज़ इस वक्त नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैं एक बार काम शुरू कर देता हूँ तो मुझे उसे ख़त्म करके ही चैन आता है, तो मैं प्लीज़ ख़त्म करना चाहता हूँ इस काम को अभी, और मैं बाद में खा लूँगा। अगर तुम इसमें अपने लिए भी लेके आए हो तो इसको अपने केबिन में लेके जा सकते हो,
और वहाँ पे जाके आराम से खा सकते हो, प्लीज़ यहाँ पे नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा कहते हुए विंग की आंखें अभी भी अपने लैपटॉप पे थी, जो कि वो वहाँ पे अभी भी काम कर रहा था। वांग जी एक ऐसा क्वेश्चन अब विंग से करने वाला था जिसका इस वक्त पूछना ना ही सही था ना ही गलत। उसे समझ में नहीं आया कि उसने जो क्वेश्चन किया क्या उसके लिए ये टाइम सही था, लेकिन उसने फिर भी पूछा। उसने पूछा, क्या तुम उसे एक और चांस देने के बारे में सोच रहे हो? विंग की आंखें अब वेसांग पे थी और वो बोलता है, क्या क्या क्वेश्चन किया तुमने ये? वेसांग बोलता है, वांग जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या तुम उसे एक और चांस देना चाहोगे अपनी लाइफ में? विंग बोलता है, क्या नॉनसेंस क्वेश्चन है, तुम इस क्वेश्चन को इस वक्त पूछ भी कैसे सकते हो? वेसांग उसके क्वेश्चन को सिंपली इग्नोर करते हुए बोलता है, तो ठीक है, क्या तुम मुझे एक चांस देना चाहोगे? विंग बोलता है, क्या तुम्हें हो क्या गया है वेसांग, तुम कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो? तुम क्या तुम्हारे खाने में आज किसी ने कुछ मिला दिया था या तुम ड्रिंक करके ऑफिस में आए हो? वेसांग बोलता है, ठीक है, तुम यही मान लो कि मैं ड्रंक हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दो। क्या तुम उसे चांस देने वाले हो? अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे चांस दो ना। वेसांग विंग को डायरेक्टली उसकी आंखों में देख के ये बोल रहा था। विंग अपने मन में सोचने लगता है, इसे आखिर हो क्या गया है आज? क्या ये सच में ड्रंक होके आया है या इसने आज ठान ही रखी है कि ये मुझे इरिटेट करके रहेगा? ऐसा कहते हुए अब विंग भी चुपचाप उसको आंसर करता है और बोलता है, तुम्हें और चांस, मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं वेसांग कि मुझे तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स आती ही नहीं हैं, तो मैं कैसे तुम्हें चांस दे दूं? और जहाँ तक बात रही लानवांग जी की, तो माफ़ कर देना, शायद मैं उसे भी चांस नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरा दिल ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं उसे दूसरा चांस दूँ, तो शायद नहीं, मैं उसे चांस नहीं दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो चुपचाप अपने काम पे दोबारा लग चुका था। वेसांग एक खुशी के साथ टेबल में अपने हाथ को मारता है और बोलता है, बस तब तो ठीक है, जब तक तुम उसे चांस नहीं दोगे इसका मतलब है कि मेरे पास तब तक पूरा चांस है। ऐसा कहते हुए वेसांग उससे बोलता है कि टिफ़िन यहीं पे रख रहा हूँ तो लंच कर लेना। इसके साथ वो चुपचाप बाहर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर कोई तो है जो कि उन लोगों की बातें सुन रहा है। इसी के साथ उसके फेस पे एक एविल स्माइल आ चुकी थी और वो फिर से चलना स्टार्ट करता है और बाहर जाके वो इस इंसान को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए चलना स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ दूर जाके फिर से वो बोलता है, तुमने सुना ना कि उसने क्या कहा? वांग जी बोलता है, क्या कहा उसने? वेसांग भी अब लानवांग जी को देख रहा था और लानवांग जी वेसांग को देख रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे मानो दो राइवल्स एक दूसरे को देख रहे हों। और लानवांग जी दोबारा से पूछता है, बताओ ना क्या कहा उसने? वेसांग फिर से अपनी प्लेफुल वॉइस में बोलता है, उसने कहा कि वो तुम्हें शायद कभी एक और चांस नहीं देगा। वांग जी बोलता है, हाँ ये तो मैंने भी सुना। लेकिन इससे बुरी बात पता है क्या थी? उसने ये कहा कि वो तुम्हें कभी भी चांस नहीं देगा, और उसने ये कहा कि वो शायद मुझे चांस नहीं देगा। उसने डायरेक्टली बोला कि वो तुम्हें चांस नहीं देगा, लेकिन मेरे मैटर में उसने शायद यूज़ किया। तुम जानते हो ना शायद का मतलब क्या होता है? उसका मतलब हाँ और ना दोनों होता है। तो अपने मैटर में कम्प्लीटली ना सुनने के बाद भी तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि शायद वो मुझे चांस दे सकता है। वेसांग के फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम चेंज हो गए थे वांग जी की ये बात सुनने के बाद। वो दोनों एक दूसरे को अभी भी इस तरीके से घूर रहे थे जैसे कि मानो वो एक दूसरे को अपनी आंखों से ही मार डालेंगे। इन दोनों के बीच में एक अलग ही वॉर चल रहा था, एक अलग ही लड़ाई चल रही थी जिसे किसी को भी नहीं पता था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इवन विंग तक ये नहीं जानता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जब से विंग की डिलीवरी हुई थी उसके बाद से लेके वेसांग और वांग जी के बीच में एक अलग ही कंपटीशन चल रहा था कि कौन विंग को अपने प्यार में पहले डालेगा, कौन विंग का दिल जीतेगा और कौन विंग के साथ लाइफ स्पेंड करेगा। वेसांग की गेज अब एकदम शार्प हो चुकी थी वांग जी की तरफ। वो अपने कदमों को थोड़ा बहुत वांग जी की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, अगर उसे तुम्हें चांस देना होता ना तो अभी तक दे देता। तुम्हें नहीं दिखता क्या कि वो कब से तुम्हें इग्नोर कर रहा है? तुम्हारे एफर्ट्स तक उसे नहीं दिखते। वो तो तुम्हारा लाया हुआ लंच बॉक्स भी नहीं दिखता, उसे कभी उसने टच तक नहीं किया। वांग जी चुपचाप हंसते हुए केबिन की तरफ इशारा करता है और बोलता है, देखो ना उधर, तुम्हारा लंच बॉक्स तो जैसे उसने ख़त्म ही कर दिया हो, है ना?
और एक और बात तुम्हें क्लियरली मैं बता दूं कि विंग को जब भूख लगती है ना, वो ये नहीं देखता कि उसे लंच बॉक्स किसने भेजा है। वो सिर्फ खाने को देखता है और टूट पड़ता है उस पर। आज भी अगर मेरे और तुम्हारे लंच बॉक्स में से किसी एक को अगर वो चूज़ करता है ना, तो अपनी भूख की वजह से करेगा, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें इम्पोर्टेंस देता है या मुझे इम्पोर्टेंस देता है। तो अपने माइंड से ना ये ख्याल निकाल दो कि विंग मेरे लंच बॉक्स को अगर टच नहीं करता तो वो इसलिए कि वो मेरे एफर्ट्स को देखना नहीं चाहता। वो बस बिजी रहता है और जब उसे टाइम मिलता है तो वो खा लेता है। मैं जानता हूँ कि आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया है कि जानबूझ के मेरे टिफ़िन को उसने टच नहीं किया हो। आज तक उसने बहुत बार मेरे लंच बॉक्स को खाया है और मुझे इसी बात की खुशी है। वांग जी केविन के अंदर को देखता है और बोलता है, खैर आज तो उसके पास लंच बॉक्स है तो मुझे अब इसको उसके केबिन में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है इसे मैं ही ले जा लेता हूँ और मैं ही खा लूँगा, आराम से खाऊंगा, मज़े से खाऊंगा। वो एकदम चिढ़ाते हुए न्यू येसांग को वहाँ से जा चुका था। समय ऐसे ही बीत रहा था और वांग जी और वेसांग दोनों के बीच का एक कंपटीशन एकदम अलग ही लेवल पे जा चुका था। वो लोग एकदम इस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि मानो ये एक उन लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत का ख्याल बन चुका था कि विंग को पहले कौन इम्प्रेस करेगा। वो दोनों अपनी अपनी कोशिशों पे लगे हुए थे, वो दोनों ही अपना बेस्ट दे रहे थे, लेकिन विंग ने तो जानो उन दोनों की एफर्ट्स को देखना एकदम ही इग्नोर कर दिया था। क्योंकि जहाँ लान वांग जी से वो इरिटेट हो चुका था, वहीं न्यू हेसांग को देख के वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वांग जी और वेसांग के बीच में क्या चल रहा है। लगभग 2 साल भी इसी तरह निकल चुके थे। विंग ने अभी भी वांग जी को माफ़ नहीं किया था और ना ही वेसांग के प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट किया था। लेकिन उन दोनों के बिहेवियर में उसे कुछ चेंजेस नजर आ रहे थे। वांग जी जो कि कोशिश कर रहा था अपनी फोर्स स्माइल के साथ अपने दुख को छिपाने की, तो दूसरी तरफ न्यू हेसांग पिछले 8 महीने से कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगा था। वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था, इतना भी उसको टाइम नहीं था कि वो विंग के साथ एक दिन स्पेंड कर सके। वो कभी कभार विंग से बात तो कर लिया करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। और आज विंग उसके केबिन में जा चुका था। उसे लगता है कि ये वेसांग की ही ड्यूटी नहीं है कि वो हमेशा आके के उसका ध्यान रखे, तो आज उसे लगा कि उसने भी वेसांग के केबिन में जाना चाहिए। वेसांग अभी भी वहाँ पे बैठ के अपना काम ही कर रहा था। वो अपने सर को पकड़ के बैठा था और जैसे ही वो देखता है कि विंग उसके सामने है तो बोलता है, आह कम से कम तुम तो यहाँ आए, प्लीज़ आओ ना, मेरी हेल्प करो ना। विंग बोलता है, तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट से हो और मैं आर्ट डिपार्टमेंट से, दिमाग खराब है तुम्हारे जो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग बोलता है, बाय द वे तुम्हारा वो पर्सनल असिस्टेंट कहाँ है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे हेल्प के लिए बोलना चाहिए? वेसांग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ उसका नाम मत लो, उसने तो मुझे और भी ज़्यादा ट्रबल में डाल के रखा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उसका बॉस हूँ या वो मेरा बॉस है। कभी कभी तो मुझे उसके हिस्से का भी काम करना पड़ता है, उसे हर एक चीज़ समझानी पड़ती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है। उसे हर एक चीज़ समझानी पड़ती है, वो इतना सीधा क्यों है आखिर? वो इंसान नहीं, वो गधा है वो नंबर 1 का। मैं उसे सच में अगर मेरे बस में होता ना, मैं उसे कभी भी मेरा पर्सनल असिस्टेंट तो कभी नहीं बनाता। वो ऐसा कहते हुए फिर से अपने सर को पकड़ने लगता है, क्योंकि उसका जो पर्सनल असिस्टेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा सीधा था। उसे एक एक चीज़ उसे समझानी पड़ती थी, और स्पेशली तब जब कोई और उसे अगर बुली करे ना, तो वो करने देता था, एकदम सहन करता था उन चीज़ों को, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला इंसान उससे कितना काम करा रहा है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे चीज़ें इतनी ईजिली समझ में नहीं आती थी। विंग बोलता है, अगर तुम्हें इससे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुमने उसे अपने पर्सनल असिस्टेंट के रूप में हायर ही क्यों किया? वेसांग बोलता है, मैंने उसे हायर सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त का भाई है। मुझे लगा था कि वो उसी की तरह क्लेवर होगा, एक्टिव होगा, लेकिन वो तो नंबर 1 का गधा है, नंबर 1 का गधा है वो। ऐसा कहते हुए वो फिर से अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगता है और विंग उससे क्वेश्चन करता है, अगर तुम्हें लगता है कि वो नंबर 1 का गधा है तो तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास कमी नहीं है, बहुत सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो कि तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहेंगे। वेसांग उसको आंसर करता है, इससे पहले ही उसकी नज़र पड़ चुकी थी अपने केबिन के गेट पे, जहाँ पे उसका पर्सनल असिस्टेंट खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू की एक छोटी सी परत
आसानी से विजिबल थी। अगर कोई इंसान वहाँ पे ना होता तो शायद वो इंसान इस वक्त रो चुका होता। और उस इंसान को ऐसे देख के वेसांग के दिल में कुछ तो हुआ था। एक अजीब सी सैडनेस उसके फेस पे आ चुकी थी कि वो उस इंसान को ऐसे कभी देखना नहीं चाहता था। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसके वर्ड्स जो थे इतने हर्टफुल थे कि उसने उसे इतना हर्ट किया है? गेट पे खड़ा वो इंसान एक डीप ब्रीथ लेता है और बढ़ाता है अपने कदमों को उनकी तरफ और वेसांग के सामने कुछ फाइल्स को रखते हुए बोलता है, सर मुझे इसमें आपके सिग्नेचर्स चाहिए ताकि इस काम को मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। वो एकदम नीचे देख रहा था, उसकी आंखें उठने को तैयार नहीं थी। आज वेसांग को लग रहा था कि उसका जो बिहेवियर था ना थोड़ा बहुत चेंज हो गया है और उस चेंज का रीज़न वो जानता था। उसके कहे हुए वो शब्द वो ही उसके इस बदले हुए बिहेवियर का कारण थे। वेसांग उस ज़्यादा बोलता इससे पहले ही वो उससे बोल पड़ता है, सर प्लीज़ हमारे पास टाइम नहीं है। वेसांग फिर भी उससे बोलता है, वेनिंग आई एम सॉरी, मैं ये सब बोलना नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता है कि कैसे मेरे मुंह से निकल गया। वेनिंग उससे बोलता है, आई नो सर, मैं इडियट हूँ तो आप मुझे वही तो बोलोगे ना। ऐसा कहते हुए वो चुपचाप नीचे देख रहा था और उसकी आंसू जो थे ना वो अब उसकी गाल पे आ चुकी थी। पिछले 8 महीनों से वो वेसांग के साथ रह रहा था। उसे कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल जोन उसके आसपास नज़र आने लगा था और कहीं ना कहीं वेसांग को भी ये चीज़ें थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी। उसकी स्टूपिड हरकतें, उसके वो सीधापन, वो इनोसेंट सा फेस और उसकी हर एक चीज़ को सीखने की जो इच्छा थी ना वो हर एक चीज़ उसको इफ़ेक्ट कर रही थी। और आज उसका उतरा हुआ चेहरा वेसांग को जैसे काटने को दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था वेसांग के लिए कि वो उस चेहरे को इस तरह कभी देखना ही नहीं चाहता था। वेनिंग ने अपने हेड को इतना नीचे झुका लिया था कि कोई भी उसके आंसू को देख नहीं पा रहा था। लेकिन वेसांग समझ चुका था कि उसकी शब्दों ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। वो उन पेपर्स को लेता है, उसमें सिग्नेचर करता है। इससे पहले वो और कुछ कहता, वेनिंग उन पेपर्स को लेके चुपचाप वहाँ से जा चुका था। उसने इतना भी मौका वेसांग को नहीं दिया कि वो और भी कुछ ज़्यादा बोल सके। सामने वाला इंसान यानी कि विंग उन दोनों को देख रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ अलग है इन दोनों के बीच में। ये एक बॉस और असिस्टेंट तो नहीं है, ये कुछ अलग है। वरना वेनिंग के उड़े हुए चेहरे का रंग देखने के बाद वेसांग के चेहरे का रंग इस तरह न फीका पड़ जाता। वो सोचने लगा था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है जो ये दोनों ही नहीं जानते हैं। अब विंग ड्रामेटिकली बोलता है, क्या मैं अपने लवर को खो चुका हूँ? वेसांग जो अभी भी उस रास्ते को देख रहा था जिस रास्ते से अभी अभी वेनिंग गया था, वो बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? विंग बोलता है, शायद मैं तुम्हें खो चुका हूँ। वेसांग बोलता है, क्या तुम मुझे कैसे खो सकते हो विंग? तुम्हें पता है ना तुम मुझे कभी नहीं खो सकते और ना ही मैं तुम्हें खुद को कभी खोने दूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपने काम को कंटिन्यू करता है। लेकिन विंग वहाँ से उठते हुए और जाते हुए बोलता है, तुम उससे प्यार करने लगे हो, एक्सेप्ट करो इस बात को और मुझे छोड़ के उस पर ध्यान दो। ऐसा कहते हुए वो चुपचाप केबिन से बाहर आ चुका था और वो अपने केबिन में जा चुका था। अपने केबिन में बैठा हुआ वेसांग पिछले 1 घंटे से विंग की बातों को एकदम सोचे जा रहा था और वो अपने दिल से बोल रहा था, नहीं, वो विंग से प्यार करता है तो किसी और को इस दिल में वो आने की इजाज़त दे भी नहीं सकता। लेकिन उसके इस थॉट्स को किसी ने इंटरप्ट किया था और वो था दोबारा से वेनिंग एक एनवलप के साथ वहाँ पे आया था और वो चुपचाप जाके उस एनवलप को वेसांग के सामने रखते हुए बोलता है, मुझे आपकी परमिशन चाहिए सर। वेसांग उससे पूछता है, क्या है इसके अंदर? वेनिंग बोलता है, मेरा रेजिग्नेशन लेटर। वेसांग की आंखें एकदम बड़ी हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो बोलता है, क्या तुम रिजाइन कर रहे हो? लेकिन क्यों? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा कि तुम रिजाइन करो, और तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से जा सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो 2 साल तुम यहीं पे रहोगे? बिना मेरी परमिशन के तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो मैं हूँ जो तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है, तुम नहीं हो जो यहाँ से छोड़ के जाएगा। इसलिए इसको चुपचाप पकड़ो और अपने काम पे लग जाओ। ऐसा कहते हुए वेसांग की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वेनिंग अभी भी वहीं पे खड़ा था, उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और वो बोलता है,
आपका जितना भी लॉस होगा मैं उसको फील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे रिजिग्नेशन लेटर पे साइन कीजिए और मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दीजिए। वेसांग उस रेजिग्नेशन लेटर को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, तुम्हें इसमें सिग्नेचर चाहिए ना? ठीक है। वो ऐसा बोलते हुए उस रेजिग्नेशन लेटर को पता नहीं कितने टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, कितने टुकड़ों में उसको फाड़ देता है और चुपचाप जाके उसको डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है, तुम्हें फाइनल डिसीजन मेरा समझ में आ चुका होगा। मैं तुम्हारे किसी भी रेजिग्नेशन लेटर में साइन नहीं करने वाला और ना ही मैं तुम्हारा रिजाइन एक्सेप्ट करने वाला हूँ। चुपचाप जाके अपना काम करो। ऐसा कहते हुए वो चुपचाप अपनी चेयर पे बैठ गया। वेन्निंग अभी भी वहीं पे खड़ा था और वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि वेसांग उसको जाने की परमिशन देगा, लेकिन वो उसको परमिशन नहीं देता। लगभग 10-15 मिनट वैसे ही खड़े रहने के बाद वेन्निंग अब हार मान चुका था और वो चुपचाप जाके अपने कैबिन में बैठ चुका था और सोचने लगा था कि आखिर क्यों उन्होंने उसके रेजिग्नेशन लेटर पे साइन नहीं किया। तो गाइस चलिए आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो वेसांग और वेन्निंग की जोड़ी बन रही है वो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, फॉर लाइक माई वीडियोज़, कॉमेंट ऑन माई videos, and very big thank you to all viewers, and bye bye.